बहुत बढ़िया। अब हम इस पूरी और गहरी जानकारी को सबसे आसान हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएं। हम एक भी पॉइंट बिंदु नहीं छोड़ेंगे। भारत का संविधान, हमारा सबसे बड़ा नियम। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, हमारे देश की सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून है। यह वह मास्टर रूल बुक, मास्टर नियम पुस्तिका है जो बताती है कि देश को कैसे चलाना है और यहाँ के लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं। ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट अपनाया गया था। ये तारीख कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कहलाती है, लेकिन इसे एनफोर्स लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, संघीय शासन प्रणाली दी है। फेडरल सिस्टम का सीधा मतलब है पावर शेयरिंग, शक्ति का बंटवारा। जैसे एक बड़ा परिवार घर चलाता है, कुछ बड़े काम जैसे डिफेंस, रक्षा और फाइनेंस, वित्त का काम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार देखती है, और कुछ छोटे लोकल काम जैसे पुलिस और खेती का काम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देखती है। भारत में क्वाजी फेडरल, अर्धसंघीय प्रणाली है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा मजबूत है। प्रशासन की स्थिरता और नए विचार। जब देश आजाद हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसका मतलब था कि सरकार का रोजमर्रा का काम स्मूथ, सुचारू तरीके से चलता रहे और अचानक बंद न हो जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले के कई फीचर्स, विशेषताओं को वैसे का वैसा रखा, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एग्जाम्पल, उदाहरण, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं की बनावट को इसलिए रखा गया ताकि अफसरों की भर्ती और प्रशासन का काम बिना रुके चलता रहे। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए और बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस, शासन की विशेषताओं को भी शामिल किया गया। 1. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। एग्जीक्यूटिव वो टीम है जो देश को चलाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। लेजिस्लेचर वो टीम है जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट बाइन संसद। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के सामने आंसरेबल, जवाबदेह होना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा खत्म हो जाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली की पहचान है। 2. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। जुडिशियरी यानी हमारे कोर्ट्स, अदालतें और जजेस, न्यायाधीश। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिशियन, राजनेता या एग्जीक्यूटिव का आदमी जजेस को ये नहीं बता सकता कि उन्हें क्या फैसला लेना है। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसे तुरंत रद्द कर सकता है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 3. पंचायती राज, पंचायती राज। यह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने का विचार है। इसे सरकार का थर्ड टियर, तीसरा स्तर भी कहते हैं। एग्जाम्पल, गांव के लोग अपने सरपंच और पंचायत को चुनते हैं, जो गांव की सड़कें, पानी और सफाई जैसे लोकल काम देखते हैं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आया। संविधान के भाग, नियम कहाँ लिखे हैं? भारतीय एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की पूरी स्ट्रक्चर, संरचना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और फंक्शनिंग, कार्यप्रणाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजंस, प्रावधानों और आइडियल्स, आदर्शों से प्रभावित होती है। अब देखते हैं कि कौन से पार्ट भाग में कौन से नियम लिखे हैं। पार्ट वी, चैप्टर आई, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका, यह पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। इसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के चुनाव, शक्तियां और काम बताए गए हैं। पार्ट फिक्स, चैप्टर 2, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, ये हर स्टेट राज्य की सरकार के बारे में है। इसमें गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों की शक्तियों और कार्यों का ब्यौरा है। पार्ट IX, पंचायत, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों के संगठन, चुनाव और पैसों के नियम दिए गए हैं। पार्ट IXA, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, ये शहरों और नगरों में काम करने वाली अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकायों के लिए है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। पार्ट X7, चैप्टर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, संघ और राज्य कार्यपालिका के बीच प्रशासनिक संबंध। यह बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सामान्य दिनों में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करेंगी, जैसे राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को लागू करना। पार्ट 18, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान संघ और राज्य कार्यपालिका के बीच प्रशासनिक संबंध। ये बहुत खास है। इसमें बताया गया है कि जब देश में कोई इमरजेंसी, आपातकाल जैसे युद्ध या बड़ा संकट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा शक्तियां कैसे मिल जाती हैं ताकि वो संकट को संभाल सके।
आपका कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के एग्जीक्यूटिव की नींव रखता है। अब आप एक भी फैक्ट नहीं भूलेंगे। क्या आप प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में और जानना चाहेंगे? नमस्ते। आप भारत की सरकार यानी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको ये सब बहुत ही आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम आपकी दी हुई एक एक लाइन और मैंने जो अतिरिक्त जानकारी दी है उसे समझेंगे। भारतीय संघ प्रशासन की संरचना और संगठन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने अपने देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय स्वरूप की सरकार को अपनाया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो लोग शासन चलाते हैं, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका कहते हैं, उन्हें अपनी शक्ति उन लोगों से मिलती है जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। इसलिए एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर, विधायिका या संसद के प्रति अकाउंटेबल जवाबदेह होती है। दो प्रमुख, टू हेड्स, नाममात्र और वास्तविक। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो मुखिया होते हैं। पहला मुखिया हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख कहलाता है। ये हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं। ये नॉमिनल हेड, नाममात्र के मुखिया होते हैं, यानी देश के सारे बड़े काम और फैसले इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन असल में वे खुद रोजमर्रा के काम नहीं करते। संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार देश की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति, इन्हीं में वेस्ट्स निहित होती है। इसका मतलब है कि सारी शक्ति कानूनी तौर पर प्रेसिडेंट के पास है, भले ही वे उसे खुद इस्तेमाल न करें। दूसरा मुखिया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वास्तविक कार्यकारी शक्ति, इन्हीं के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद ही देश के लिए नीतियां बनाती है और उन्हें लागू करती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संसद, पार्लियामेंट से ही चुने जाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दादाजी प्रेसिडेंट हैं। उनका सम्मान सबसे ज्यादा है और घर के सारे कागजात पर उन्हीं का नाम लिखा होता है, लेकिन घर को रोज कौन चलाता है? आपके पापा या मम्मी। वे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो असल में सारे काम करते हैं। सत्ता में बने रहना और सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद का समर्थन मिलता रहता है। ये समर्थन मुख्य रूप से लोकसभा, जो संसद का निचला सदन है, में होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिया गया हर फैसला सब मंत्रियों का फैसला माना जाता है। अगर किसी एक मंत्री का फैसला गलत निकलता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ सकता है। वे सब एक टीम की तरह हैं और सब साथ डूबते या साथ तैरते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये बात लिखी है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव इसी सदन के प्रति जवाबदेह होती है। संवैधानिक आधार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका का मुखिया प्रेसिडेंट ही होते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल या तो डायरेक्टली सीधे करते हैं या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। ये सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स और कोई नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट को सलाह देने और मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, आर्टिकल 74, और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होता है। इस तरह संविधान ने शक्ति तो प्रेसिडेंट को दी, लेकिन इस्तेमाल करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को दे दिया।
संघ की कार्यपालिका के 5 अंग, 5 कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आपको बेस्ट बनना है तो इन 5 अंगों को भी याद रखना होगा। 1. द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये हमारे देश के पहले नागरिक हैं। इनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 2. द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इनका मुख्य काम राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति का होता है। अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं होते तो ये उनकी जगह काम करते हैं। 3. द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया होते हैं और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच मुख्य कड़ी लिंक है। 4. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। ये 3 तरह के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सबसे जरूरी मंत्री होते हैं जो देश की बड़ी नीतियां बनाते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये अपने विभाग के मुखिया खुद होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं। 5. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ये देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, कानूनी अधिकारी होते हैं जो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होते हैं। क्या आप अब यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका यानी संसद के बारे में सीखना चाहेंगे? निश्चित रूप से। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे और टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में ही रखेंगे। भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की भूमिका। प्रेसिडेंट हमारे देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। कल्पना कीजिए कि वो भारत सरकार की सबसे बड़ी मुहर, सील हैं। पैराग्राफ 1, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कार्यकारी कार्य और आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कार्यकारी कार्य यानी देश को चलाने के लिए लिए गए हर बड़े फैसले को प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिया गया माना जाएगा। भले ही फैसला प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है, लेकिन लीगली और ऑफिशियली वो फैसला प्रेसिडेंट का ही होता है। जैसे अगर सरकार कोई नया डिफेंस सौदा करती है तो कागजों पर यही लिखा जाता है कि ये फैसला प्रेसिडेंट ने लिया है। इससे सभी सरकारी कार्यों को ऑफिशियल और वैलिडिटी मिलती है। पैराग्राफ 2, कार्यों का बंटवारा और आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 के अनुसार प्रेसिडेंट के पास नियम बनाने की शक्ति है। ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सरकार का काम आसानी से और व्यवस्थित ढंग से चल सके। इन्हीं नियमों में यह तय किया जाता है कि कौन सा काम कौन से मिनिस्टर या मिनिस्ट्री को सौंपा जाएगा।
प्रेसिडेंट ने इसी शक्ति का उपयोग करके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स में बताया गया है कि सरकार के सभी काम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटेरिएट्स एंड ऑफिसेज के जरिए किए जाएंगे। इन सभी ऑफिसेज की लिस्ट एक फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। ये रूल सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे घर बनाने से पहले हम मैप बनाते हैं। पैराग्राफ 3 एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति का दायरा और आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, काम करने की शक्ति कहां तक फैली हुई है। यह शक्ति उन सभी मामलों पर लागू होती है जिन पर हमारा पार्लियामेंट, संसद कानून बना सकता है। अगर पार्लियामेंट किसी विषय पर कानून बना सकता है, जैसे रेलवेज या फॉरेन अफेयर्स, तो प्रेसिडेंट के नाम पर सरकार उस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा भारत सरकार ने किसी भी देश के साथ जो ट्रीटी, संधि या अग्रीमेंट, समझौता किया है, उससे मिलने वाले सभी अधिकार और जिम्मेदारियां भी इसी शक्ति में शामिल हैं। पैराग्राफ 4 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां और इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को अपॉइंट, नियुक्त करते हैं। ये उनका एक बड़ा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। वो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, न्यायाधीशों, सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, सभी राज्यों के गवर्नर्स, राज्यपालों और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, सदस्यों को भी अपॉइंट करते हैं। इन सभी नियुक्तियों से देश का प्रशासन और न्याय व्यवस्था चलती है। साथ ही प्रेसिडेंट के पास इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की शक्ति है। ये काउंसिल इसलिए बनाई जाती है ताकि अलग अलग राज्यों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट, झगड़ा या समस्या हो तो उस पर सलाह दी जा सके और उसे सुलझाया जा सके। पैराग्राफ 5 प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य और आर्टिकल 78। प्रेसिडेंट देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, इसलिए उन्हें यह जानने का पूरा राइट, अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। आर्टिकल 78 इस बात को मैंडेटरी, अनिवार्य बनाता है कि प्राइम मिनिस्टर का यह ड्यूटी, कर्तव्य है कि वो प्रेसिडेंट को हर बात बताएं। प्राइम मिनिस्टर को 2 मुख्य बातें बतानी होती हैं। पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी डिसीजंस, फैसले जो देश के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं। और दूसरा, लेजिस्लेशन, कानून बनाने के लिए जो भी नए प्रपोजल्स, प्रस्ताव हैं। साथ ही अगर प्रेसिडेंट किसी खास सरकारी काम की कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी मांगते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को वो देनी ही पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रेसिडेंट किसी नई इकोनॉमिक पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को उसका पूरा डिटेल देना होगा। पैराग्राफ 6 वास्तविक शक्ति, रियल पावर का सच। यह समझना सबसे जरूरी है कि भले ही प्रेसिडेंट सरकार के हेड होते हैं, लेकिन भारत में रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वास्तविक कार्यकारी शक्ति, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के पास होती है। भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली पर चलता है। प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड, नाम मात्र के मुखिया होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ही असली मुखिया, रियल हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट को हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, सलाह पर ही काम करना होता है। प्रेसिडेंट से जुड़ी कुछ अतिरिक्त गहरी जानकारी। पैराग्राफ 7 वीटो पावर, वीटो शक्ति। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर, अस्वीकृति की शक्ति होती है, जिसका उपयोग वो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए बिल्स, विधेयकों पर करते हैं। 1 एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट किसी बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं और वो कानून नहीं बन पाता। 2 सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन, दोबारा सोचने के लिए वापस भेजते हैं। अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा पास करके भेज देता है तो प्रेसिडेंट को उसे साइन करना ही पड़ता है। 3 पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट न तो बिल पर हाँ कहते हैं और न ही उसे लौटाते हैं, बस उसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं, जैसे जेब में डाल लिया हो। पैराग्राफ 8 पार्डनिंग पावर, माफी देने की शक्ति और इम्पीचमेंट, महाभियोग। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को किसी भी दोषी व्यक्ति को पार्डन, पूरी तरह माफ करना, रिप्रीव, सजा को थोड़े समय के लिए टालना, या रिमिशन, सजा की अवधि कम करना की शक्ति देता है। यह उनकी जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को रिमूव, हटाने का एक ही तरीका है, जिसे इम्पीचमेंट, महाभियोग कहते हैं। ये प्रक्रिया केवल तब शुरू हो सकती है जब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वायोलेशन, उल्लंघन किया हो। यह पार्लियामेंट में एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। अभी तक किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट नहीं चलाया गया है।
वाह, ये बहुत अच्छा है कि आप इस विषय को और भी सरल हिंदी में समझना चाहते हैं। मैं आपकी हर बात को ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे समझाऊंगा जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपको हमारे देश की सरकार के बारे में बता रहा हूं। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की गहरी समझ। पहला पैरा, नींव और असली शक्ति, फाउंडेशन एंड रियल पावर। देखिए, हमारा देश भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह के मुखिया हैं। एक है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जो देश के औपचारिक फॉर्मल मुखिया होते हैं। लेकिन देश को चलाने का असली काम, जिसे रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉम के पास होती है, जिसके मुखिया होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रधानमंत्री। आप ऐसे समझिए कि प्रेसिडेंट घर के मालिक हैं, लेकिन गाड़ी चलाने, देश चलाने का काम प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम करती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही वो सबसे बड़ी टीम है जो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए हर बड़े छोटे डिसीजन मेकिंग का काम करती है। अगर कोई बड़ा कानून बनाना है या देश के लिए कोई नई योजना शुरू करनी है तो इसी टीम को फैसला लेना होता है। दूसरा पैरा, आर्टिकल 75, संविधान के नियम। हमारे देश की जो सबसे बड़ी नियम किताब है उसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के लिए कुछ खास नियम दिए गए हैं। 1. नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। सबसे पहले प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त अपॉइंट करते हैं। जब चुनाव होते हैं और एक पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उनके नेता को प्रेसिडेंट पीएम बनाते हैं। फिर पीएम अपनी टीम के लिए बाकी मंत्रियों का नाम प्रेसिडेंट को बताते हैं। प्रेसिडेंट इन्हीं नामों पर एडवाइस, सलाह लेकर बाकी मिनिस्टर्स, मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। पीएम के पास अपनी टीम चुनने की पूरी फ्रीडम, आजादी होती है। 2. पद पर बने रहना, होल्डिंग ऑफिस। मंत्री अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर मर्जी होती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर पीएम किसी मंत्री से खुश नहीं है तो वो प्रेसिडेंट से कहकर उसे कभी भी हटा सकते हैं। इसे ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। 3. सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे जरूरी नियम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है और वह लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई फैसला लिया गया है तो हर मंत्री को उस फैसले का पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से समर्थन करना होगा, भले ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में उस फैसले का विरोध किया हो। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पीएम समेत पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन, इस्तीफा देना पड़ता है। सब एक साथ डूबेंगे या एक साथ तैरेंगे। 4. संसद सदस्य होना, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट, संसद का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है लेकिन वह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो उसे 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो 6 महीने पूरे होते ही वो मंत्री पद से हट जाता है। तीसरा पैरा, टीम का गठन और पीएम की भूमिका, फॉर्मेशन एंड पीएमएस रोल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन सभी मिनिस्टर्स का समूह है जिन्हें उस पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से चुना जाता है या फिर ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के समूह से चुना जाता है, जिसे हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में मेजॉरिटी, बहुमत हासिल होता है। इस ग्रुप को कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार भी कहते हैं। टीम बनाने का सारा जिम्मा प्राइम मिनिस्टर पर होता है। पीएम के पास अपनी टीम चुनने की पूरी आजादी होती है, लेकिन वह कुछ फैक्टर्स, कारणों पर ध्यान देते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल। पीएम कोशिश करते हैं कि उनकी टीम में देश के सभी बड़े रीजन्स, क्षेत्रों जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मंत्री शामिल हों। सोशल मिक्स, सामाजिक मिश्रण, अलग अलग समुदायों, जातियों और वर्गों के लोगों को टीम में लेना ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल सके। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्यक्तिगत ताकत और कमजोरी। किसी ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय देना जो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में एक्सपर्ट हो। पॉलिटिकल बेस, राजनीतिक आधार। ऐसे नेताओं को चुनना जिनका अपनी पार्टी में और जनता के बीच बहुत सपोर्ट, समर्थन हो। इन सब कारणों से टीम मजबूत बनती है। पीएम को पहले प्राइमस इंटर पेयर्स, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स यानी बराबर वालों में पहला माना जाता था, पर आज के समय में पीएम सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वही अपनी टीम चुनते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। चौथा पैरा, मंत्रियों की संरचना और पद, स्ट्रक्चर एंड रैंक्स। यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मंत्रियों के पद या रैंक जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में कोई नियम ले डाउन तय नहीं किया है। ये सब पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राजनीतिक परंपरा के हिसाब से तय हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ी टीम होती है, लगभग 70 से 80 लोग, और इसे काम को आसान बनाने के लिए रैंक में बांटा गया है। 1. प्राइम मिनिस्टर, पीएम, पूरी टीम के कैप्टन। 2. कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे ऊंचे रैंक के मंत्री होते हैं।
इन्हें सबसे बड़े और जरूरी मिनिस्ट्रीज मंत्रालयों का हेड प्रमुख बनाया जाता है, जैसे डिफेंस, होम अफेयर्स और फाइनेंस। ये सब मिलकर कैबिनेट बनाते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली टीम होती है, और यही टीम सारे बड़े पॉलिसी डिसीजंस, नीतिगत फैसले लेती है। 3. मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। ये छोटे मंत्रालयों के मुखिया होते हैं और किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करते। ये कैबिनेट मीटिंग में केवल तभी जाते हैं जब उनके मंत्रालय का कोई काम डिस्कस चर्चा हो रहा हो। अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, ये एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट, सहायक होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते। 4. डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सबसे निचले रैंक के मंत्री होते हैं जिनका काम कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की मदद करना होता है। ये भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते। 5. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ध्यान दें, यह पद अब यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में आमतौर पर नियुक्त अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये पहले मंत्रियों को संसदीय काम में मदद करने के लिए होता था। 5वां पैरा, जरूरी अपडेट और निष्कर्ष, की अपडेट्स एंड कंक्लूजन। आपके लिए सबसे जरूरी अपडेटेड फैक्ट ये है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या को लिमिटेड सीमित कर दिया है। अब पीएम सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ ताकत के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो अधिकतम 81 मंत्री ही हो सकते हैं। इस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे देश की सरकार की वो असली मशीन है जिसे प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं और जो देश के लिए हर दिन के बड़े से बड़े फैसले लेती है। ये कैबिनेट के माध्यम से काम करती है और लोकसभा के प्रति हमेशा अकाउंटेबल जवाबदेह रहती है। क्या अब आपको प्राइम मिनिस्टर के अधिकार और कार्यों, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में और जानना है? जरूर, मैं आपकी दी गई पूरी जानकारी को बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं एक छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं। हम सभी टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में रखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मंत्रियों के पद, हायरार्की ऑफ मिनिस्टर्स की सरल व्याख्या। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS। बेटा, सबसे पहले हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। सोचिए, सरकार एक बहुत बड़ी टीम है और कैबिनेट मिनिस्टर इस टीम के कैप्टन हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस टीम के वाइस कैप्टन हैं। आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट कहती है कि ये पद कैबिनेट मिनिस्टर के बाद सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है, यानी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल पद है। MOS के काम करने के 2 तरीके होते हैं। 1. असिस्टेंट MOS वर्किंग अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। मोस्ट ऑफ देम वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब है कि ज्यादातर MOS एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की मदद करते हैं। उदाहरण, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कैबिनेट मिनिस्टर को पूरे देश का बजट बनाना है तो MOS उनकी मदद करेंगे। MOS को रेवेन्यू टैक्स या बैंकिंग जैसे किसी एक हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और वो इसकी पूरी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को देंगे। 2. MOS इंडिपेंडेंट चार्ज -IC। सम ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री लाइक द कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब है कि कुछ MOS इतने भरोसेमंद होते हैं कि उन्हें किसी छोटी मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का पूरा काम अकेले ही दे दिया जाता है। इस काम के लिए उन्हें किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही उस मिनिस्ट्री के चीफ होते हैं। कैबिनेट मीटिंग का नियम, इफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री, ही मे गेट इन्वाइटेड टू द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन इश्यूज रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री आर अंडर कंसिडरेशन बाय द कैबिनेट। यानी जो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, उन्हें कैबिनेट, जो सरकार की सबसे पावरफुल टीम है, की मीटिंग्स में तभी बुलाया जाता है जब उनकी मिनिस्ट्री से जुड़ा कोई खास इशू मुद्दा डिस्कस हो रहा हो।
जैसे ही उनका मुद्दा खत्म होता है उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है। वो परमानेंट मेंबर नहीं होते। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डीएम। अब सबसे नीचे के पद पर आते हैं जो हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट कहती है द डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर द लोएस्ट रैंक्ड मिनिस्टर्स इन द हायरार्की। इसका मतलब है कि मंत्रियों की पूरी लिस्ट में डेप्यूटी मिनिस्टर का पद सबसे नीचे आता है। यह पद ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली दिस पोस्ट इज गिवन टू न्यू एंड प्रॉमिसिंग मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। माइनस ये पद अक्सर उन नए और टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है जो भविष्य में बड़े लीडर बन सकते हैं। यह पद उनके लिए लर्निंग फेज होता है। डेप्यूटी मिनिस्टर के मुख्य काम क्या होते हैं? द डेप्यूटी मिनिस्टर्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनके पास किसी एक बड़े काम की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये अपने सीनियर मिनिस्टर्स की मदद करते हैं और उनसे सीखते हैं। 1. सीनियर मिनिस्टर की मदद। He may be assigned the work allotted to the ministry to which he is attached under the supervision of cabinet minister or minister of state in charge of the ministry. इन्हें किसी कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी के नीचे काम करने के लिए रखा जाता है। इन्हें छोटे छोटे टास्क्स दिए जाते हैं जैसे किसी फाइल की जांच करना या किसी रिपोर्ट को तैयार करना। ये सब सुपरविजन, देख रेख में होता है। 2. पार्लियामेंट में सवाल का जवाब। आंसर द क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर बहुत व्यस्त हैं तो डेप्यूटी मिनिस्टर उनकी जगह पार्लियामेंट संसद में खड़े होकर दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सांसदों के सवालों का जवाब देते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस, अभ्यास होती है। 3. लिएजॉन का काम, संपर्क बनाना। आस्क्ड टू मेंटेन लिएजॉन विद अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, ETC-। लिएजॉन का मतलब है कनेक्शन बनाए रखना। ये सीनियर मिनिस्टर्स के लिए मैसेंजर, संदेशवाहक का काम करते हैं। ये प्रेस, पत्रकारों से बात करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलते हैं ताकि कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे। 4. रिसर्च करना। अंडरटेक रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ETC-। इन्हें किसी खास इशू पर रिसर्च शोध करने के लिए कहा जा सकता है ताकि सीनियर मिनिस्टर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सभी जानकारी अच्छे से जान सकें। इस तरह डेप्यूटी मिनिस्टर धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं और भविष्य के लिए तैयार होते हैं। यह पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार का काम बहुत ही एफिशिएंट, कुशल तरीके से चल सके और नए लीडर्स को सीखने का मौका मिल सके। क्या अब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं? नमस्ते। आप बहुत ही अच्छी बात सीखना चाहते हैं। मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी जानकारी आसान हिंदी में बच्चों की तरह समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। हम हर बात को बहुत गहराई से समझेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, देश की सबसे बड़ी टीम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री परिषद। ये देश को चलाने वाले सबसे खास लोगों की एक बड़ी टीम होती है। इस टीम के कप्तान, लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। इसी टीम के अंदर एक बहुत ही छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली ग्रुप होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। 1. सबसे ऊंचा डिसीजन मेकिंग पावर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका मतलब है कि देश के लिए जो भी बड़े और जरूरी फैसले लेने होते हैं उनका आखिरी निर्णय इसी टीम का होता है। ये लोग पूरे देश को देखते हैं और सोचते हैं कि किन जगहों पर नए पॉलिसीज, नीतियां या नियम बनाने की जरूरत है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, या फिर किन पुराने नियमों को बदलने, रिवीजन ऑफ पॉलिसी की जरूरत है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर वे देखते हैं कि गांवों में इंटरनेट बहुत धीमा है तो वे पहचानते हैं, आइडेंटिफाइंग, कि इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। 2. कानून, लॉ बनाने में उनका काम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम नए लॉज, कानूनों का ड्राफ्ट, मसौदा तैयार करना होता है। यानी कानून कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या नियम होंगे, ये सब वे ही लिखते हैं। जब भी किसी नए नियम, नेसेसिटी ऑफ अ न्यू लॉ की जरूरत महसूस होती है या किसी पुराने कानून में बदलाव, अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉ करना होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क, मूल ढांचा तैयार करती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तय करती है कि प्रदूषण कम करने के लिए बिजली की गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है।
फिर इस फ्रेमवर्क को कंसर्न्ड मिनिस्ट्री संबंधित मंत्रालय जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन मंत्रालय को दे दिया जाता है। वो मंत्रालय उसमें छोटी छोटी डिटेल जानकारियां भरता है। बिजली की गाड़ियों पर कितना टैक्स कम होगा, चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेंगे आदि। ये ड्राफ्ट किया हुआ लॉ कानून अल्टीमेटली अंततः पार्लियामेंट संसद में जाता है। पार्लियामेंट के सदस्य इस पर बहस करते हैं और जब वे इसे पारित कर देते हैं तभी वह ड्राफ्ट एक असली लॉ बन पाता है। 3. देश का पैसा संभालना, फाइनेंशियल फंक्शंस। हर साल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देश का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए मनी बिल्स, धन विधेयक और फाइनेंस बिल्स, वित्त विधेयक पार्लियामेंट में प्रेजेंट पेश करती है। सबसे बड़ा फाइनेंस बिल हमारा बजट होता है। उदाहरण एग्जाम्पल, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो इसी काउंसिल का हिस्सा होते हैं, पूरे देश का हिसाब बताते हैं कि सरकार कहां से पैसा कमाएगी जैसे टैक्सेस से, और कहां खर्च करेगी जैसे स्कूल, अस्पताल, सेना पर। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपने सारे काम डिस्चार्जिंग द गवर्नमेंट फंक्शंस को अच्छे से कर सके। 4. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक एडवाइजरी बॉडी, सलाहकार संस्था के रूप में काम करती है। इसका मतलब है कि वे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को उनके सारे काम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने में मदद करते हैं, एड्स एंड एडवाइजेस। उदाहरण एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति होती है कि वो तुरंत एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकें, एक ऐसा लॉ जो तब बनता है जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये काम तभी करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें ऐसा करने की सलाह, एडवाइस देती है। इसी तरह बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां करना भी प्रेसिडेंट का काम है, लेकिन वे नाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही चुनकर भेजती है। इन रियलिटी, वास्तव में प्रेसिडेंट के सभी डिसीजंस, फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह और सहायता, एड एंड एडवाइस के बाद ही लिए जाते हैं। 5. मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेटिंग। सरकार में बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इन सभी मिनिस्ट्रीज के कामों में कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल बिठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है। सभी मिनिस्ट्रीज के काम सेग्रीगेटेड इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, पूरी तरह से अलग थलग नहीं होते हैं। यानी एक मिनिस्ट्री का फैसला दूसरी मिनिस्ट्री को जरूर प्रभावित करता है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय मजदूरों के लिए नए नियम बनाती है तो इसका असर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बदलाव करना होगा। जब दो मिनिस्ट्रीज के बीच कोई डिसएग्रीमेंट, असहमति होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और खासकर कैबिनेट ही बीच में आती है और जरूरी एडजस्टमेंट्स, समायोजन और कॉम्प्रोमाइजेस, समझौते करवाती है ताकि सरकार का काम रुकावट के बिना चलता रहे। 6. विदेश और सुरक्षा की नीतियां, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। देश की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति माइनस दूसरे देशों से कैसे रिश्ते रखने हैं, और डिफेंस पॉलिसी, रक्षा नीति माइनस देश की सुरक्षा कैसे करनी है, का जिम्मा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ये बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील और क्रिटिकल महत्वपूर्ण मामले होते हैं, इसलिए कैबिनेट इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से कैबिनेट ही इन पर फैसला लेती है। देश के सभी फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामले कैबिनेट की अप्रूवल, मंजूरी मिलने के बाद ही पूरे किए जाते हैं। 7. सबसे जरूरी नियम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी सदस्य एक टीम के रूप में काम करते हैं और लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर कैबिनेट ने कोई फैसला लिया, जैसे कोई नया टैक्स लगाना, तो हर मिनिस्टर को उस फैसले का समर्थन करना होगा, भले ही वो मीटिंग में उस फैसले के खिलाफ था। वे सब एक साथ जीतते हैं और एक साथ हारते हैं। अगर लोकसभा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देश की सबसे बड़ी और सबसे जिम्मेदार टीम है जो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में देश को सही दिशा में चलाने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से साफ हो गए होंगे। क्या आप अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में और जानना चाहेंगे?
जरूर, मैं आपकी दी गई पूरी जानकारी को सरल हिंदी में और भी गहराई से समझाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम केवल तकनीकी टेक्निकल शब्दों को ही इंग्लिश में रखेंगे और बाकी सब कुछ सरल हिंदी में सीखेंगे। कैबिनेट कमेटियां, कैबिनेट कमिटीज माइनस सरल हिंदी में गहराई से व्याख्या। 1. जरूरत क्यों पड़ी? वाई द नीड? हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का आकार, साइज बहुत बड़ा होता है। आप कल्पना कीजिए कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं और उन्हें मिलकर रोज 100 छोटे बड़े डिसीजंस लेने हैं। इतने सारे लोगों के लिए रोज रोज मिलना, मीट वेरी फ्रीक्वेंटली और हर छोटे इशू पर गहराई से बात करना, डील एक्सटेंसिवली बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वे ऐसा करेंगे तो काम बहुत धीरे होगा और जरूरी काम अटक जाएंगे। इसी वजह से सरकार ने एक उपाय निकाला। ये उपाय है छोटी छोटी कैबिनेट कमिटीज बनाना। इन कमेटियों का आकार, स्मॉलर साइज छोटा होता है जिससे वे जल्दी मिल सकती हैं और किसी खास इशू पर तेजी से डिसीजन ले सकती हैं। इन कमेटियों को बनाने का मुख्य उद्देश्य कैबिनेट के काम के बोझ, वर्कलोड को कम करना है। रिलीव्स द कैबिनेट ऑफ इट्स वर्कलोड। 2. कमेटियों का स्वरूप और कार्य, नेचर एंड फंक्शन। ये कैबिनेट कमिटीज हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी नहीं है, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। यह नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होने का फायदा यह है कि प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी बना या हटा सकते हैं, जिससे सरकार के काम में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ये कमेटियां कैबिनेट की ओर से एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट 3 बहुत जरूरी काम करती हैं। 1. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन मिनिस्टर्स। अगर 2 मंत्रियों के बीच किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो जाता है, जैसे सड़क बनाने का पैसा कौन देगा, तो ये कमेटी उस झगड़े को सुलझाने में मदद करती है। 2. इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन। देश का हर बड़ा काम एक से ज्यादा मंत्रालयों, मिनिस्ट्रीज के बीच तालमेल कोऑर्डिनेशन मांगता है। उदाहरण के लिए एक नया स्कूल बनाने के लिए जमीन, ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री, पैसा, वित्त मिनिस्ट्री और इमारत की अनुमति, शहरी विकास मिनिस्ट्री चाहिए। ये कमेटी इन सबको एक साथ लाने का काम करती है। 3. पॉलिसी डिसीजंस। ये कमेटियां देश के लिए जरूरी बड़ी योजनाएं, पॉलिसीज बनाने और उन पर डिसीजन लेने में मदद करती हैं। इन कमेटियों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तेज एक्सपेडाइट करती हैं। 3. सामूहिक जिम्मेदारी और नियम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट स्निपेट। The cabinet committee's decisions are decisions of the cabinet and therefore the cabinet is collectively responsible for the decision of the cabinet committees. सरल व्याख्या। अगर एक छोटी कमेटी कोई डिसीजन लेती है तो वो पूरे कैबिनेट का डिसीजन माना जाता है। इसका मतलब है कि कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उस डिसीजन का समर्थन करना होता है, भले ही वे कमेटी की बैठक में शामिल न हुए हों। अगर डिसीजन गलत साबित होता है तो पूरा कैबिनेट एक साथ जिम्मेदार होता है। ये प्रिंसिपल सरकार की एकता और मजबूती बनाए रखता है। इसके अलावा सरकार 2 मुख्य रूल्स के तहत काम करती है। 1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। यह नियम बताता है कि सरकार का कौन सा काम बिजनेस ऑफ द गोवाई किस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑफिसर को सौंपा गया है। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। यह काम को बांटने का नियम है। 2. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। यह नियम बताता है कि सरकारी अधिकारी, सिविल ऑफिसर्स अपने मंत्री, मिनिस्टर की मदद कैसे करेंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, सरकार चलाने का काम किस तरीके मैनर से किया जाएगा। ये काम को करने की प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन का नियम है। 4. वर्तमान सरकार द्वारा परिवर्तन, चेंजेस बाय करंट गवर्नमेंट। हाल ही में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन कमेटियों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने 6 पुरानी कैबिनेट कमिटीज को रिकॉन्स्टिट्यूट, फिर से संगठित किया है। इसका मतलब है कि उन कमेटियों के सदस्यों को बदला गया है और उनके काम करने के तरीके को सुधारा गया है। इसके साथ ही 2 नई कैबिनेट कमिटीज बनाई गई हैं जो सरकार की प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को दिखाती हैं। नई कमेटी का नाम, न्यू कमिटी नेम। काम का मुख्य क्षेत्र, मेन फोकस एरिया, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, CCIG। देश में और ज्यादा पैसा लाना, इन्वेस्टमेंट, बढ़ेशल और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बड़ा करना, ग्रोथ। कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, CCESD। लोगों के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाना और उन्हें नौकरी के लिए जरूरी कौशल, स्किल डेवलपमेंट सिखाना। ये नई कमेटियां इन्हीं 2 सबसे जरूरी क्षेत्रों में बड़ी योजनाएं, पॉलिसीज बनाने और उन्हें अंतिम रूप देने, फाइनलाइज का काम करेंगी। 5. अतिरिक्त गहराई और उदाहरण, एक्स्ट्रा डेप्थ एंड एग्जाम्पल्स। कमेटियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज, ये स्थायी परमानेंट कमेटियां होती हैं, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS। ये हमेशा काम करती रहती हैं।
एड हॉक कमिटीज ये अस्थायी टेम्पररी कमेटियां होती हैं जो किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होते ही खत्म कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए एक बार के लिए किसी बड़े डिजास्टर आपदा के लिए एड हॉक कमेटी बनाना। B8 महत्वपूर्ण कमेटियां, दी 8 कमिटीज। आज भारत सरकार में कुल 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनमें से ज्यादातर कमेटियों के चेयरमैन प्रमुख होते हैं। केवल एक कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के प्रमुख यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। सबसे जरूरी कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये देश के सभी बड़े राजनीतिक, पॉलिटिकल और विदेश फॉरेन मामलों पर फैसला लेती है। इस तरह कैबिनेट कमिटीज एक पुल की तरह काम करती हैं जो सरकार के विशाल वर्कलोड को संभालकर देश के कामों को तेज और बेहतर बनाती हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप इन 8 कैबिनेट कमिटीज के सदस्यों, मेंबरशिप के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब आपको यही सारी जानकारी हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में एक छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं और सारे टेक्निकल वर्ड्स को सिर्फ इंग्लिश में ही रखेंगे। 8 कैबिनेट कमिटीज का परिचय। सबसे पहली बात जो आपने मुझे बताई थी, thus presently there are 8 committees of the cabinet। सरल हिंदी में इसका मतलब है अभी हमारी सरकार में कैबिनेट, जो सरकार की सबसे बड़ी टीम है, के पास 8 छोटी छोटी और खास टीमें हैं। इन टीमों को कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। एक नौकरी देने वाली टीम, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, all appointments of the rank of joint secretary, other major appointments, empanelment and extension of tenure are done by the appointments committee of the cabinet and lower appointments are handled by the civil services board। सरल हिंदी में पूरी बात, ये टीम सरकार की सबसे बड़ी हायरिंग मैनेजर है। ये सबसे ऊंचे और सबसे जरूरी सरकारी जॉब्स पर लोगों को चुनती है। जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के सभी अपॉइंटमेंट्स, नौकरियां ये ACC टीम तय करती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर रेलवे मंत्रालय को एक नया बहुत बड़ा अफसर जैसे जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए तो ये ACC की टीम ही उस आदमी को चुनेगी। बाकी दूसरे बड़े मेजर अपॉइंटमेंट्स भी यही टीम करती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक के बड़े ऑफिसर को चुनना या देश की बड़ी सरकारी कंपनियों के बॉस को चुनना। एम्पैनलमेंट का मतलब होता है अच्छे अफसरों की एक खास लिस्ट बनाना ताकि जब जरूरत हो तो उनमें से किसी को तुरंत सेलेक्ट किया जा सके। अगर किसी बड़े अफसर का नौकरी का समय, जिसे टेन्योर कहते हैं, खत्म हो रहा है और सरकार चाहती है कि वो कुछ और समय काम करे तो उस एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर का फैसला भी ACC ही करती है। लेकिन छोटे लोअर अपॉइंटमेंट्स की जॉब्स को ये टीम नहीं देखती। उनके लिए एक अलग ग्रुप होता है जिसे सिविल सर्विसेज बोर्ड कहते हैं। 2. देश की तिजोरी संभालने वाली टीम, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। It has a mandate to review economic trends on a continuous basis, as also the problems and prospects, with a view to evolving a consistent and integrated economic policy framework for the country. It also directs and coordinates all policies and activities in the economic field. सरल हिंदी में पूरी बात,
यह टीम देश के फाइनेंस, पैसा और बिजनेस व्यापार को देखती है। यह टीम लगातार देखती है कि देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। इस टीम का मैंडेट, मुख्य काम है कि वो लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पैसों के हिसाब से क्या चल रहा है, को रिव्यू जांचें करती रहे। उदाहरण एग्जाम्पल, क्या लोगों को आसानी से नौकरी मिल रही है, क्या महंगाई, चीज़ों के दाम बढ़ रही है, या देश में कितनी नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं। ये टीम देश की इकोनॉमी से जुड़ी प्रॉब्लम्स, समस्याएं और प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे मौके दोनों को देखती है। उदाहरण एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। प्रॉस्पेक्ट, देश में सोलर एनर्जी का काम बहुत तेजी से बढ़ सकता है जिससे बहुत फायदा होगा। इन सबको देखकर इसका लक्ष्य गोल है कि वो देश के लिए एक कंसिस्टेंट, हमेशा एक जैसा और इंटीग्रेटेड, सबको मिलाकर चलने वाला इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, पैसों के नियम बनाने का ढांचा तैयार करे। ये टीम इकोनॉमिक फील्ड, पैसे और व्यापार का क्षेत्र में सभी सरकारी पॉलिसीज, नियमों और एक्टिविटीज, कामों को डायरेक्ट्स, दिशा दिखाती है और कोऑर्डिनेट्स एक साथ मिलाती है। उदाहरण एग्जाम्पल, ये टीम तय करती है कि किसानों को उनकी फसल पर कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिलेगा, या किसी नए बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना सरकारी पैसा खर्च किया जाएगा। 3. संसद का टाइम टेबल बनाने वाली टीम, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। Parliamentary Affairs Committee looks after the progress of government business in the Parliament. सरल हिंदी में पूरी बात। पार्लियामेंट, संसद, वो बड़ी जगह है जहां देश के कानून, लॉज बनते हैं और डिबेट, चर्चा होती है। ये टीम संसद के काम को देखती है। यह टीम देखती है कि सरकार के जो काम, यानी नए कानून बनाने की बात या कोई बड़ी चर्चा पार्लियामेंट में होने हैं, वो सही समय पर प्रोग्रेस, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यह पूरी प्रक्रिया का मैनेजमेंट करती है। उदाहरण एग्जाम्पल, आज संसद में किस नए कानून पर बात होगी, कल कौन सा कानून पास किया जाएगा, इसका पूरा स्केड्यूल यही टीम तय करती है। याद रखें, इस टीम की लीडरशिप, अगुवाई प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि कोई दूसरे सीनियर मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रबंधन का काम है। 4. बड़ी पॉलिटिक्स की टीम, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, CCPA। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है, Cabinet Committee on Political Affairs, CCPA primarily deals with problems relating to center-state relations in the context of the federal structure of the country and constitutional provisions. However, CCPA also considers economic and political issues that have to be judged with a wider perspective. It is in this background that economic issues with political implications sometimes get discussed in the CCPA and not in the CCEA. CCPA is enjoined to deal with policy matters concerning foreign affairs that do not have external or internal security implications. सरल हिंदी में पूरी बात। ये टीम सरकार के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सेंसिटिव, नाजुक राजनीतिक फैसले लेती है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। यह टीम मुख्य रूप से सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के संबंध से जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखती है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर कोई राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार उन्हें उनके हक का पानी या पैसा नहीं दे रही है, तो इस डिस्प्यूट को CCPA हल करने की कोशिश करती है। ये सब हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर, शक्ति बांटने की व्यवस्था के नियम और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संविधान के नियम के हिसाब से होता है। ये टीम ऐसे इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक मुद्दे को भी देखती है जिन्हें एक वाइडर पर्सपेक्टिव, बड़े नजरिए से देखना जरूरी होता है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर प्याज या पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये एक इकोनॉमिक इशू है, लेकिन अगर इससे लोग नाराज होकर वोट देना बंद कर दें तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, राजनीतिक असर वाली समस्या बन जाती है। ऐसे में CCPA इस पर बात करती है, ना कि CCEA। फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के नियम भी ये टीम देखती है, लेकिन सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, देश की सुरक्षा पर असर वाले इश्यूज को छोड़कर। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक समझौता, कल्चरल एग्रीमेंट करना चाहता है, तो CCPA उस पर बात करेगी। लेकिन जिन मामलों में देश की सुरक्षा का खतरा हो, उन्हें CCS आगे वाली टीम को देखना होता है। 5. देश की सुरक्षा वाली टीम, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS of the Central Government of India discusses debates, major security issues, and is the final decision-making body on senior-level appointments in the national security apparatus, defense policy and expenditure, and generally all matters of India's national security. सरल हिंदी में पूरी बात। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और देश को बचाने वाली टीम है। यह इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले लेती है। यह टीम देश की बड़ी मेजर सिक्योरिटी इश्यूज, सुरक्षा की समस्याओं पर चर्चा, डिस्कसेस करती है और बहस, डिबेट्स करती है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर सीमा पर कोई नया खतरा आता है या कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, ये टीम फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, आखिरी फैसला लेने वाली होती है।
यह नेशनल सिक्योरिटी apparatus देश की सुरक्षा से जुड़े सभी संगठन जैसे सेना, खुफिया विभाग में सबसे बड़े अफसरों के सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति करती है। ये डिफेंस पॉलिसी, सेना के नियम और एक्सपेंडिचर, सेना पर खर्च होने वाले पैसे पर फैसला लेती है। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सभी मामलों पर फैसला लेती है। 6. घर और दफ्तर देने वाली टीम, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन। It determines the guidelines or rules and terms and conditions to govern out of turn, allotment of government accommodation and allotment of government accommodation to the members of the parliament, decides upon the allotment of government accommodation to various categories of non-eligible persons and organizations and the rate of rent to be charged from them, and to consider proposals regarding shifting of the existing central government offices to places outside Delhi and the location of new offices in Delhi. सरल हिंदी में पूरी बात। ये टीम सरकार के घरों और दफ्तरों को मैनेज करती है। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने या काम करने की जगह। यह टीम नियम, गाइडलाइंस और रूल्स बनाती है कि सरकारी अकोमोडेशन, घर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सांसदों को कैसे दिए जाएंगे। यह तय करती है कि आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट यानी नियम तोड़कर लाइन से पहले किसी को सरकारी घर देना है या नहीं। यह ये भी तय करती है कि जो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन सरकारी घर पाने के लिए नॉन एलिजिबल, योग्य नहीं हैं, उन्हें घर दिया जा सकता है या नहीं, और अगर दिया जा सकता है तो उनसे कितना रेंट, किराया लिया जाएगा। ये इस बात पर भी विचार करती है कि दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, केंद्र सरकार के दफ्तर हैं, उन्हें दिल्ली से बाहर कहीं शिफ्टिंग, स्थानांतरित किया जाए या नहीं, और दिल्ली में कोई नया दफ्तर कहाँ बनाया जाएगा, लोकेशन ऑफ न्यू ऑफिसेज। याद रखें, इस टीम की लीडरशिप भी प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। 7. विकास की तेज रफ्तार वाली टीम, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। सरल हिंदी में पूरी बात। यह एक नई और बहुत ही जरूरी टीम है जो देश की ग्रोथ, विकास और इन्वेस्टमेंट, पैसे का निवेश पर ध्यान देती है। इसका काम है कि ये पता लगाए कि देश में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें शुरू होने में कहाँ दिक्कत आ रही है और उन दिक्कतों को दूर करके इन्वेस्टमेंट को तेज कैसे किया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ी विदेशी कंपनी भारत में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहती है लेकिन उसे अलग अलग सरकारी दफ्तरों से 20 तरह की परमिशन, अनुमति लेनी पड़ रही है। ये टीम उन सभी परमिशंस को जल्दी दिलाकर इन्वेस्टमेंट को शुरू करवाती है ताकि देश की ग्रोथ हो सके। 8. रोजगार और कौशल वाली टीम, कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। सरल हिंदी में पूरी बात। ये भी एक नई टीम है जो देश में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, लोगों को नया हुनर सिखाना पर खास ध्यान देती है। इसका मुख्य काम ये देखना है कि देश के युवाओं को अच्छी जॉब्स, नौकरियां मिलें और उनके पास आज के जमाने के काम करने का स्किल, हुनर हो। सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल, यह टीम एक बड़ा पॉलिसी बनाती है कि अगले 5 सालों में देश के 50 लाख युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें आसानी से जॉब मिल सके। लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है प्रेजेंटली बारिंग द कमिटीज ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अकोमोडेशन, ऑल 6 कमिटीज विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सरल हिंदी में पूरी बात। बारिंग का मतलब है छोड़कर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अकोमोडेशन टीम को छोड़कर बाकी सभी 6 टीमों के हेड मुखिया हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक मामलों पर सीधा ध्यान रखते हैं और उन्हीं की लीडरशिप में फैसले होते हैं। खास काम के लिए बनने वाली टीम, एड हॉक कमिटीज। आपका दिया हुआ टेक्स्ट है Apart from these, the rules also provide for appointment of ad hoc committees of ministers on specific issues for investigation and reporting them to the cabinet, and if so authorized for taking decisions on such matters. सरल हिंदी में पूरी बात। इन 8 परमानेंट टीमों के अलावा सरकार के पास ये नियम भी है कि वो एड हॉक कमिटीज बना सकती है। एड हॉक का मतलब होता है सिर्फ एक खास काम के लिए बनाई गई टीम। ये टीम मिनिस्टर्स, मंत्रियों को मिलाकर बनाई जाती है और इनका काम किसी एक स्पेसिफिक इशू, खास समस्या की इन्वेस्टिगेशन, जांच करना होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर देश में कोई नई बीमारी अचानक फैल जाए तो उस बीमारी से निपटने के लिए नियमों को जल्दी से बनाने के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाई जाती है। ये टीम अपनी जांच पूरी करके कैबिनेट, मुख्य टीम को अपनी रिपोर्ट देती है। अगर कैबिनेट उन्हें ऑथराइज्ड अनुमति कर दे तो वे उस खास मामले पर खुद भी डिसीजंस, फैसले ले सकते हैं ताकि काम और भी जल्दी हो जाए। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS में इस समय कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं?